हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आ गया है और जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आखिरी एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि भाई CBT 2 का एग्ज़ाम डेट क्या होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस पर डिस्कस करिए। उसके बाद CBT 2 की एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब देखो, आप लोग वैसे तो क्वालिफाई करके आ रहे हो CBT 1 एग्ज़ाम, तो आप लोग भी अच्छे खासे पढ़ाई करे हो और बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। उसका जो सबसे ज़रूरी बात कि टारगेट क्या रखना चाहिए हमको CBT 2 का। ठीक है, कहाँ से, क्योंकि आपने देखा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो इन सब के बीच हमको जो सबसे ज़रूरी है कि अभी आपको कॉन्फिडेंट रहना है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लाखों बच्चों को पिछाड़ के अभी आप 45 से 50 हज़ार बच्चों के बीच में कंपटीशन है। तो आप जो compete करने वाले हो अब तो सिर्फ 45 से 50 हज़ार बच्चे हैं। लेकिन देखो भाई, मैं एक बात फिर बता रहा हूँ, ये आपका एग्ज़ाम है जो आपको सफलता दिला देगा। इसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो जो कुछ डिफाइन होगा वो इसी एग्ज़ाम से डिफाइन होगा, और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसके लिए समझिए आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं तो फिर आप एक साल वेट करिए, एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होती हैं। तो अपना पूरा जो है ध्यान इस एग्ज़ाम पे लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला रिजल्ट आया था CBT 1 का, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो CBT 1 का जो रिजल्ट आया था वो आया था 19 सितंबर को, और उसका CBT 2 का एग्ज़ाम जो हो गया था अक्टूबर 13 को। मतलब आप देखेंगे एक महीने से भी कम समय में एग्ज़ाम हो गया था, और एक दिन में ही सभी लोगों का एग्ज़ाम हो गया था। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अब नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि एक शिफ्ट में, जो मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में जिस जिस जोन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे बच्चों का उस जोन का एग्ज़ाम हो गया था। तो एक मंथ से कम टाइम मिला था। तो क्या CBT 2 एनटीपीसी में भी ऐसा ही होगा? एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी? तो ज़रा देखिए, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। हम सबको पता है जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो 27 नवंबर से शेड्यूल्ड है। अब 27 नवंबर से एग्ज़ाम हो रहा है, और TCSE कंडक्ट करा रही, तो TCSE NTPC यूजी का जो है मेंस कराएगी। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, जो दिसंबर में खाली दिन है, मतलब जिसमें एग्ज़ाम नहीं है, वो 6 से 7 दिसंबर है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं, 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, और 1 से 7 जनवरी के बीच। तो जो मैं मोस्ट प्रोबेबली मान रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है, अभी NTPC जो ग्रेजुएट वाली है उसकी टाइपिंग भी होनी है। ठीक है, तो टाइपिंग का भी शेड्यूल वो तय करेंगे और टाइपिंग भी करवाएंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है, मैं मान के चल रहा हूँ, ये मान लीजिए कि 20 दिसंबर के बाद या 1 से 7 जनवरी 100% यहाँ तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास भी 20 से 25 दिन का ही समय है, ये मान के आपको चलना है। ठीक है, 20 से 25 दिन का ही समय मान, अब यही बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या होगी। तो देखो, आप सबको पता है कि मैथ्स में 35 क्वेश्चन आने हैं, 120 क्वेश्चन टोटल आने हैं, और उसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ साथ जनरल स्टडी, GK CA सब कुछ मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। इसको आपको इसी में से एग्ज़ाम में आपको टारगेट लेके चलना है कि कितना टारगेट होगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं एक की। तो इसमें देखो भाई, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसमें जो आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो 100 मार्क्स तो टारगेट लेके आपको चलना ही चाहिए। मुझे भी पता है कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये ईजी नहीं है। फिर भी आपको 100 मार्क्स टारगेट लेके ज़रूर चलना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स को आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बढ़िया से पढ़ के आए हो, तो जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज कर लो। पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। जो एक आध चैप्टर मान लो आपने छोड़ा है, उस चैप्टर को आप दोबारा कर लीजिए आप जितना भी समय। उसके बाद आपने कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और इससे भी पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो NTPC ग्रेजुएट वाला भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके CBT 2 का एग्ज़ाम का जो पेपर है ना, वो एक बार पेपर आप एनालाइज करिए। ठीक है, कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और क्या कैलकुलेटिव हैं। उससे थोड़ा सा लो लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप उसको ही प्रैक्टिस करके एक मतलब अपना आधार मानिए, उसके क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप जो करिए, आप NTPC जो ग्रेजुएशन वाला CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर उठा के देखिए, मैथ, रीजनिंग और GS के तीनों के। PYQ में ज़्यादा कुछ PYQ आपको नहीं करना। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के क्वेश्चंस अच्छे से करिए, और जो 19 वाला हुआ था उसके भी कर सकते हैं। मैथ्स वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं फंसेंगे। फिर मॉक कितने दीजिए, देखिए आप मॉक चाहे डेली 1 दें या 2 दें, ज़रूरी है कि उसका एनालिसिस अच्छे से करें।
और उससे डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो आप डीमोटिवेट हो जाइए। अच्छे से एनालिसिस करिए, जितने मॉक में गलतियां आप निकालेंगे और उस गलतियों पे काम करेंगे, फाइनल एग्जाम में CBT 2 में आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये कोशिश करिए जो गलती हो लेकिन उसमें मतलब दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। और ये समझ लीजिए कि मैथ्स में आपको 35 में 35 टारगेट करना ही करना है। इसमें से 1-2 नंबर भले कम हो जाए, आपको मैथ्स में इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। अब डेली टाइम कम से कम 3 घंटे आप मैथ्स को दीजिए, 3 घंटे, जिसमें आप 2 घंटे तो आप अपना सब रिवाइज करिए, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो टफ क्वेश्चन है, आधे घंटे कैलकुलेशन पे दीजिए और आधे घंटे आप जो है जो नए क्वेश्चन आपको मॉक में मिल रहे हैं उनका एनालिसिस करिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो ये 3 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है भाई, और इसमें एडवांस मैथ का क्या रोल है? तो एडवांस मैथ में मैं फिर कहूँगा कि आपको मेंसुरेशन करना है और अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें करनी है और ट्रिग्नोमेट्री की भी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। बस सबसे पहले मेंसुरेशन, फिर अलजेब्रा, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। एडवांस मैथ में डरना नहीं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अरिथमेटिक से ही आते हैं। आगे बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में भी 35 में 35 ही आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो GS है ना वो कहीं ना कहीं सफलता तो डिसाइड करता है, लेकिन मैथ रीजनिंग में अगर आप 35 में 35 ला के और 70 मार्क्स ले आए, उसके बाद आप 20 से 25 मार्क्स भी GS में ले आए जो लाने लायक है 50 क्वेश्चन में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए 70 में आप 68 लेके आते हैं और इसमें 20 से 25, तो आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि GS में उतना स्कोप नहीं होता है जितना कि मैथ रीजनिंग में होता है। ठीक है, तो करना है लेकिन मैथ रीजनिंग में पूरा, तो इसमें रिवाइज कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस करे हैं वो, और फिर वही NTPC ग्रेजुएशन वाले पेपर से गो थ्रू होइए अच्छे से। पजल वगैरह के क्वेश्चंस आप करिए, और जो कथन और अवधारणा वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके डेली 2 घंटे कम से कम आपको टाइम देना चाहिए। ये मत समझिएगा कि रीजनिंग मेरी अच्छी है तो रीजनिंग में आपको 35 में 35 लाना है, इसलिए अच्छे से टाइम इसमें देना पड़ेगा। बाकी रिवाइज करिए आप लोग अच्छे से इसको। अब जो मेन खेल होता है वो होता है GS GK और करंट अफेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई, जो देखो आपने CBT 1 दिया था उसमें करंट अफेयर के बहुत अच्छा वेटेज था, लेकिन जो NTPC CBT 2 ग्रेजुएशन वाले का उसमें करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन फिर भी आपको करना क्या है, जो भी आपने CBT 1 के लिए पढ़ा है सबसे पहले काम उसको रिवाइज करिए। ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हमने क्या पढ़ा था हमको याद नहीं, वो रिवाइज करिए। उसके साथ साथ सबसे पहले काम तो आप ये करिए, NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम जो पेपर हुआ था, 2-3 पेपर आप दे के उसका अच्छे से एक दिन में एनालाइज करिए कि क्या हमको पढ़ना है, खुद से करिए। कोई इशू आता है आप मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं पूरा दिन खाली हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स में ये आप पढ़ना है। फिर उसके बाद पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर उनको एकदम ज़बरदस्त तरीके से, उसमें भी दिमाग लगा के जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडेक्सेस हो गया, अवार्ड्स हो गए, जो भी ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकेंड रहा, वुमेंस में कौन रहा, सब कुछ आपको पढ़ना है। समिट जितनी होती हैं वो समिट पढ़नी है। एक्सरसाइजेज जो भी होती हैं वो पढ़नी है। नोबेल प्राइज़ पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, ये सब मतलब आपको बढ़िया से पढ़ना है। इन सब से क्वेश्चन आएंगे ही ज़रूर आपके। ठीक है, उसके साथ साथ NTPC ग्रेजुएशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको पढ़ना है। एक ही शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता तो 2 ही पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 पेपर का ही आपको एनालिसिस करना है। उसके साथ साथ जो भी CBT 1 के पेपर हुए थे, CBT 1 ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, दोनों में जो करंट अफेयर आए हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर टाइम बचे तो। देखो GS में जो गलती होती है ना, आप देखेंगे जो भी लोग सेलेक्ट होके आते हैं, जो लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं, तो आपको करना क्या है, एक चीज़ ध्यान देना भाई, इसमें 30 से 35 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। क्या करना है आपको, जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, सरल चीज़ें GS में गलत नहीं होनी चाहिए। और वो क्यों गलत होती हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़े होते हैं उसका अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, और नई चीज़ें पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान। तो सरल चीज़ें आपकी गलत नहीं करनी है। जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो गलत तो कतई नहीं करने अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो करंट अफेयर ये बात हो गई आपको। ये मान के चलो करंट अफेयर कि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में भाई देखो 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आर्टिकल, जैसे कि अभी CBT 2 में थोड़ा डीप में पूछा गया था कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 39 क्या, हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ते थे, समान कार्य के लिए समान वेतन किस में है, ये सारी चीज़ें। इसमें उसने पूछा था कि 43B में क्या है।
तो मैं कहूँगा कि आर्टिकल 12 से 32 फंडामेंटल राइट के अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए इसके, और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। डीपीएसपी के भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए 39 से 51 को, और इसको डिटेल में ही पढ़िए इसके जो भी हैं, ठीक है। 1-2 दिन में आपने जो भी पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। अमेंडमेंट जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए उनको पढ़िए, बाकी जो भी पीछे के अमेंडमेंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और बढ़िया से रिवाइज करिए इसके। जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स पढ़ लेनी है आपको, नदियाँ सारी कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, किसकी क्या सहायक नदियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ लेनी है कि वेस्टर्न घाट क्या है, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। कृषि पद्धतियाँ जो भी होती हैं वो आपको पढ़ लेनी है, कौन से स्टेट में क्या है। जनसंख्या पढ़ लेना है, जनसंख्या से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी मतलब हेडलाइन बना के ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। हिस्ट्री से 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हिस्ट्री को भी अच्छे से रिवाइज करिए। मेडिवल हिस्ट्री आपको पहले क्या करना, CVT 2 का पेपर जब आप देंगे ना, मतलब एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आपने नहीं पढ़ा मत पढ़ने जाइए, जो भी पढ़े हैं उसको ही पढ़िए अच्छे से। ज़्यादा टाइम आपको GS में नहीं देना है, 2-2.5 घंटे ही अपने कवर करिए, उसमें जो हो वही अपने आप को संतुष्टि। ये नहीं कि आप 5 घंटे GS दे रहे हैं और 2 घंटे मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़े हैं उसको ही रिवाइज करना है। पंचवर्षीय योजना वगैरह जो आती हैं ये सब रिवाइज कर लेना। कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UN जो यूनाइटेड नेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, वर्ल्ड बैंक कहाँ है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, बजट पढ़ लेना है, बजट करंट में भी पढ़ना है और इस समय भी पढ़ना है आपको। योजनाएं जो जो गवर्नमेंट की हैं वो पढ़ लेना है। साइंस में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो कुछ पढ़े हैं ग्रुप डी भी पढ़ रहे होंगे तो वही रिवाइज करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। फाइनली मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहो भाई। आप अभी भी बहुत सारे लोगों को पिछाड़ के आए हो यहाँ पे, हड़बड़ाना नहीं है। अपने आप को अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि मेरा क्या वीक है, मुझे किस पे ज़्यादा वर्क करना है, और छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपका स्ट्रांग है उसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन पे फोकस करिए, नई चीज़ें पढ़ने से अच्छा पहले रिवाइज करिए अच्छे से, और मॉक का अच्छे से एनालिसिस करिए। दिन में 1 मॉक दीजिए या 2 दिन में 1 मॉक दीजिए, लेकिन उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आपको सिलेक्शन तक आपके साथ हूँ। चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।